ठीक है, सबको मिल गया ना, सारे बच्चों को मिल गया बाबू? हाँ, तो पूरा तो सब कुछ समझाया हुआ है, कोई नया बच्चा है नहीं अभी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बाबू हम मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे, ठीक है, एक ही क्लास लिए थे, बाकी छुट्टी दे दिए थे, बाकी फिर पढ़ाया होगा इसका, ठीक है। देखिए तो मैट्रिक्स बाबू यहाँ से हम स्टार्ट किए थे और मैट्रिक्स का डिफिनेशन हम दिए थे बाबू, थोड़ा सा बता देते हैं, रिवाइज कर देते हैं, क्लास थोड़ा सा मतलब दिन हो गया है, गैप हो गया, इसलिए आपको हमको इसको रिवाइज करना जरूरी है। बस 5-10 मिनट लगेगा रिवाइज करने, ज़्यादा पढ़ाई नहीं थी। देखिए मैट्रिक्स लोग बताए थे कि आपको अगर आपके पास कोई नंबर है बाबू, या तो फिर एक्सप्रेशन है एक्स वाई के टर्म में कोई फंक्शन है, या फिर कोई नंबर है रियल नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर, तो हम आपको एग्जाम्पल में 4 नंबर ऐसा लिए थे, 1 2 3 4 इस तरह से, ये चारों नंबर 4 हो रहे हैं, चाहे फिर उससे काम ज्यादा रहे, ठीक है। ये आप नंबर को रो हॉरिजॉन्टल जो ऐसे चलता है हॉरिजॉन्टली शो करके उसको रो बोलते हैं, और खड़ा खड़ा जो चलता है उसको बाबू कॉलम बोलते हैं, बताए थे। तो हम ये 4 नंबर है जब से ज्यादा कम, इसको एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, इस तरह का ब्रैकेट में रो और कॉलम बाद में अरेंज कर देते हैं, सजा देते हैं, यही सजावट को बाबू मैट्रिक्स बोलते हैं, याद होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। हाँ, और अभी इसमें देखिए रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, ये बाबू आपका रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, और इसमें अभी ऐसे सोया हुआ देखिएगा, ऐसे सोया हुआ तो एक रो है, और ऐसे ऐसे करके देखिएगा तो क्या रो, 4 रो, तो खड़ा को कॉलम बोलते हैं, सोया हुआ को रो बोलते हैं। इसमें बाबू एक रो है और 4 को कॉलम है, तो हम इसको बोलते हैं 1/4 ऑर्डर, और लिखते हैं 1 गुना 4, 1 गुना 4, और स्टार्टिंग में जो 1 लिखे हैं वो रो का संख्या लिखाता है, और जो बाद में लिखाता है लिखे वो कॉलम का संख्या लिखाता है। अब ये चारों नंबर को कोई बच्चा इस तरह से बाबू आपको इस तरह से भी अरेंज कर सकता है, देखिए ये भी मैट्रिक्स है, इसमें भी चारों नंबर को रो और कॉलम बाद में अरेंज किए हैं, लेकिन ऐसे ऐसे करके इसको देखिएगा तो 4 रो है, और खड़ा जो है एक ही है, एक खड़ा है, तो 4 रो इसमें रो है और एक बाबू कॉलम है। ये मैट्रिक्स ये भी है, मैट्रिक्स ये भी है, लेकिन सिर्फ इसका ऑर्डर बदल गया, ये कहलाएगा 4/1 ऑर्डर, और ये कहलाएगा 1/4 ऑर्डर। या इसको पढ़ते हैं 4/1 और लिखते हैं 4 गुना 1, आगे लिखाता है रो का संख्या, बाद में लिखाता है कॉलम का संख्या। ओके बाबू, ये चारों नंबर को कोई इस तरह से भी अरेंज कर सकता है। देखिए पूरा रो और कॉलम का सारा एलिमेंट फुल होना चाहिए, इन्हें यहाँ से एक एलिमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए, इन्हें यहाँ को ब्लैंक कर दे, नहीं, ये ब्लैंक नहीं कर सकता है कि ये मैट्रिक्स नहीं है, मतलब जितना भी उसमें रो जहाँ तक जा रहा है और जितना कॉलम है, सारा जगह जितना उसमें जगह आ रहा है वो सब क्या होना चाहिए, फिलअप होना चाहिए, भरा हुआ रहना चाहिए। इन्हें यहाँ सब एक एलिमेंट इसको गायब कर देती है, फिर मैट्रिक्स नहीं बनेगा। समझ रहे, मैंने रो और कॉलम जितना भी उसमें सारा जितना भी जगह है वो सब फिल होना चाहिए। ओके बाबू, हाँ, ये आपको यहाँ पर कुछ भी दे उससे कोई मतलब नहीं, साइन कॉस भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं उसका कोई मीनिंग नहीं, बस वहाँ कुछ रहना चाहिए, चाहे फंक्शन होना चाहिए, चाहे फिर कोई नंबर रहना चाहिए। नंबर में रियल नंबर भी हो सकता है और नंबर आयोटा इमेजिनरी नंबर भी रह सकता है, ठीक है बाबू। ये आपका मैट्रिक्स है, इसमें आपका रो और कॉलम का संख्या बाबू 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम, ठीक है। तो इसको बाबू बोलते हैं 2 गुना 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है बाबू। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन दिए थे कि मैट्रिक्स जो है वो कोई भी रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर चाहे फंक्शन का रो एंड कॉलम बाद में रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर सजावट है। बहुत जगह पर आप बुक वगैरह देखे होंगे, ठीक है, छुट्टी में थोड़ा बड़ा इधर उधर से थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स, तो बहुत जगह पर जैसे नंबर लिखे 1 2 3 4, तो बहुत जगह पर ब्रैकेट इस तरह का छोटा ब्रैकेट में भी दिया रहता है, ये भी मैट्रिक्स ही है, ठीक है। कुछ जगह पर इस तरह का भी सिंबल, एनसीईआरटी में इसी तरह का सिंबल लगता है, शायद यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको छोटा ब्रैकेट इस तरह का भी देगा, तो ये भी मैट्रिक्स है, लेकिन ज्यादातर जगह पर आपको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट इस तरह का आपको बड़ा ब्रैकेट जैसा रहता है ना, उस तरह का सिंबल मिलेगा, ठीक है बाबू। हाँ, तो मैट्रिक्स का डिफिनेशन आपको यहाँ पर देखिए सब लिखा हुआ है आपका कॉपी में, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। सारे बच्चे क्लास उसका किए थे, ठीक है। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल और इमेजिनरी नंबर इन ए रो एंड कॉलम इनक्लोज्ड इन ए रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, बहुत जगह पर ब्रैकेट इस तरह से भी दिया जा सकता है, बहुत जगह ब्रैकेट इस तरह का भी दिया जा सकता है, ठीक है बाबू। हाँ, नोट में लिखे थे कि मैट्रिक्स द नंबर्स आर कॉल्ड एलिमेंट और एंट्रीज, अंदर में जो ये सब 3 0 2 सब दे रहे हैं वो मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाता है, या फिर एंट्रीज बोलते हैं, एंट्रीज या फिर एलिमेंट। ओके बाबू, एंट्रीज या एलिमेंट कहलाता है। और मैट्रिक्स को बाबू हम लोग कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी से क्या करते हैं बाबू, डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से डिनोट सूचित किया जाता है, ठीक है। हाँ, कैपिटल, हाँ, अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर से। और एक बात और बताए थे कि मैट्रिक्स को लिखते हैं जो हम लोग अरेंज करते हैं नंबर और कॉलम की, नंबर को रो और कॉलम वाइज में, तो वो कोई मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है।
डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है जो आपको कोऑर्डिनेट में बताया था थोड़ा सा, लेकिन मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सजावट है कि ना। देखिए लिखे मैट्रिक्स है नो वैल्यू, इट इज जस्ट फॉर अरेंजमेंट। याद आ रहा है थोड़ा बड़ा कि नहीं आ रहा है? याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो थोड़ा सा दो तरीका से बता सकते हैं। अगर याद आ रहा है तो थोड़ा सा फास्ट भी निकाल देंगे, क्या थोड़ा गैप हो गया ना, 1 वीक का गैप हो गया। याद आ रहा है बाबू? बोलने से कोई ज्यादा हार्ड चैप्टर तो था नहीं, बहुत आसान चैप्टर, इसलिए यहाँ से चालू करते हैं। ठीक है, कैलकुलस का चैप्टर से चालू करें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ से आपको सबसे आसान चैप्टर चालू करें ताकि बच्चा नया भी जुड़ते रहे ना तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन आप बहुत आराम से समझ में आ जाए। देखिए मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ ये सजावट है। ओके बाबू, इट इज जस्ट ओनली अरेंजमेंट। फिर इधर लिखे थे कि अगर किसी मैट्रिक्स में अगर रो का संख्या n को है, m को रो है एंड कॉलम का संख्या n है, n को कॉलम है, उसको बोला जाता है m by n ऑर्डर, m by n ऑर्डर। एंड इसको m गुना n ऑर्डर इस तरह से भी लिखते हैं, m गुना n, और उसको पढ़ते हैं m by n ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर और डायमेंशन भी उसी को बोलते हैं। डायमेंशन का मतलब शेप होता है, आकार, आकार का मतलब उसमें रो और कॉलम कै गो है। ओके बाबू, इसी मैट्रिक्स में मान लीजिए इसी में आपको 3 गो रो है, ऐसे करके सोया हुआ 3 गो है, अब खड़ा खड़ा कै गो रो? 4 गो। तो इसको बोलेंगे 3 into 4 ऑर्डर, या इसको लिख सकते हैं 3 by 4 ऑर्डर, या 3 by 4 डायमेंशन बोल सकते हैं। लेकिन डायमेंशन बहुत जगह कम जगह में यूज होगा, ज्यादा जगह पर जो यूज होगा वर्ड वो ऑर्डर यूज होता है 99% जगह पर। ठीक है, डायमेंशन मतलब उसका शेप होता है, आकार। ठीक है, हाँ। इफ मैट्रिक्स हैज ऑर्डर n गुना n, अगर किसी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर n गुना n है, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसमें टोटल एलिमेंट का संख्या mn होता है। mn मतलब ऑर्डर को गुना कर दीजिए। इसमें जैसे टोटल एलिमेंट का संख्या को पूछेगा इस मैट्रिक्स में, तो 3 गुना 4 ऑर्डर का है, तो डायरेक्ट 3 और 4 को गुना कर दीजिए, 3 4 को 12, टोटल इसमें 12 एलिमेंट है। ओके बाबू, हाँ, मतलब आपको मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर पता रहेगा तो आप उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बता सकते हैं, या तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पता रहेगा तो आप उसका ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। ओके बाबू, हाँ, ये सब आपको याद आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। ठीक है, और ये टास्क सॉरी एक बात और बताया कि वो बोर्ड से हट गया है, वो टीचर ला के कवर करते हैं, वो बोर्ड पर नहीं। ऐसा एक लिखे थे, देखिए a बराबर aij, ये हम लोग लिखे थे n गुना n ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखे थे, और इसमें हम बोले थे कि aij जो है, aij वो मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है। aij जो है मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है। i जो है वो याद होगा थोड़ा थोड़ा रो को शो करता है, और j जो है बाबू ये कॉलम को शो करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इसी मैट्रिक्स को अगर हम यहाँ लिखे, ये बताया कि बोर्ड से हट गया है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट है इसमें आपका ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है, पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है। यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं एलिमेंट वो a11 लिखेंगे। a11 का मतलब i के जगह पर 1 दिए हैं, j के जगह पर 1 दिए हैं, इसका मतलब i शो करता है रो को और j शो करता है कॉलम को, मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट जो होगा उसका पोजीशन अगर कोई पूछे पोजीशन क्या है, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो पहला सोया हुआ, लेकिन एक कॉलम के बाद यहाँ दूसरा कॉलम में आ जाएगा। यहाँ जो एलिमेंट लिखेंगे पहला रो का है, आगे रो का संख्या लिखते हैं i, और फिर j के संख्या जगह पर कितना लिखे बाबू? 2 लिखेंगे। a12 का मतलब मैट्रिक्स का एलिमेंट है व्हिच बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है बाबू, यहाँ पर जो एलिमेंट लिखे हैं ये रो पहला ही चल रहा है, लेकिन एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, खड़ा को कॉलम बोलते हैं, सोया हुआ आदमी को रो बोलते हैं। हाँ, यहाँ देखिए पहला रो का ही है, तीसरा कॉलम का है, और कितना ऑर्डर का है बाबू? m by n ऑर्डर, माने इसमें कॉलम का संख्या कहाँ तक जा रहा है? n तक जा रहा है। ऐसे बढ़ते बढ़ते जब जहाँ लास्ट होगा ये पहला रो और nवां कॉलम का हो जाएगा। ठीक है बाबू, हाँ, इतना को जोड़ नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा गैप हो गया ज्यादा, इसलिए थोड़ा सा जोड़ पड़ा, बहुत आसान चैप्टर है, बिना बहुत मजा आ जाएगा आपको। इसका 4 रो नोट्स है टोटल इस तरह का। देखिए आप यहाँ जो एलिमेंट लिखेंगे, ये पहला रो के बाद क्या रो में आ गया? दूसरा रो, तो दूसरा रो में आ गया तो i के जगह पर 2 देंगे, i के जगह रो जो 2 है वो दूसरा हो गया, और कॉलम क्या है बाबू? पहला ही है, तो a21 a21 नहीं पढ़ेंगे इसको, a21 बात नहीं पढ़ते, a2 अलग बोलेंगे और 1 अलग ही बोलेंगे। यहाँ पर a i बोलते हैं और j बाद में बोलते हैं, यहाँ i के जगह पर 2 बोलेंगे और j के जगह पर 1 बोलेंगे। a21 का मतलब कहीं भी पुरानी जगह बोलिएगा तो समझ जाएगा कि मैट्रिक्स का एलिमेंट का बात कर रहा है व्हिच बिलोंग्स टू सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। यहाँ पर जो एलिमेंट होगा ये दूसरा रो और दूसरा कॉलम का क्या होगा?
छोड़िए, यहाँ सवाल रहा है को सब याद आ रहा है, यहाँ से मत जाइए नहीं, यहाँ से नया चालू हो रहा है कि ना, वो पीछे वाला कहानी सब भूल जाइए। जो 11th में हुआ, अच्छा हुआ खराब हुआ, उसको हम लोग फिर से 12 दे देंगे तब रिकॉल करेंगे, ठीक है ना। उसका चिंता छोड़ देना है कि क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अभी हमको जो समय बचा हुआ उसके बारे में हम लोग सोचेंगे और उस पर मेहनत करेंगे। तेज आदमी कौन है? बीता हुआ चीज को ज्यादा रेखा चेक नहीं करता है, ज्यादा उस पर सोचता नहीं है, दिमाग नहीं लगाता है। आने वाला जो पल है ना उसके बारे में सोचता है, वही तेज आदमी है। तो अभी आने वाले जो पूरा 1 साल का जो गोल्डन पीरियड आपका 12th का है उसके बारे में अच्छा से सोचिए। बाकी 11th का जो कोऑर्डिनेटर वीक रह गया, चाहे तो ट्रिगोमेट्री वीक रह गया, उसके बारे में जब उसका समय आएगा 12th के बाद जब एग्जाम देने के बारी आएगा तब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अभी झूठ मूठ का पीछे बारे में सोचिएगा कुछ फायदा होगा नहीं, समझ रहे हैं। तो यहाँ से नया शुरुआत कीजिए, नया जोश और नया एनर्जी के साथ। अब ये पूरा 12th हम तो बताएंगे, पूरा 12th पढ़िएगा तो पूरा बोर्ड कवर होगा 100%, बोर्ड में पूरा 12th का सिलेबस आएगा, समझ रहे ना। हाँ, उसके बाद पूरा का पूरा CUT का एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 12 का आता है सिलेबस। CUT जो कॉमन टेस्ट जो दीजिएगा। अब बाकी कोई भी कंपटीशन में आपका 11 12 का एग्जाम बराबर नहीं रहता है, 12 का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा रहता है, ठीक ना। हाँ, 60% तक कवर होता है, 11 का 40% 42% कवर होगा। माने जहाँ पर 2 साल का सिलेबस आपको आ रहा है वहाँ भी 11 का कम रहेगा और 12 का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 12 का सिलेबस ज़्यादा पढ़ना है। ये फिजिक्स में भी होगा और केमिस्ट्री में भी होगा, सारा फिजिक्स ये सब बता दिए, इसलिए हम आपके साथ चालू किए, सब टोटल चीज बता दिए थे। फिजिक्स का भी जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेट, ये आपका ऑप्टिक्स, टोटल सब का मॉडर्न फिजिक्स टोटल का टोटल 12 में डाला हुआ है टोटल। एक दिन ऐसा ही बीतेगा, आज आए हैं तो नया सर कहाँ कुछ पढ़ाए, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए और थोड़ा सा मैट्रिक्स के बारे में और पढ़ाए। अगला दिन आइएगा तो फिर सर कुछ कहाँ पढ़ाए, फिर अगला दिन आए सर कुछ कहाँ पढ़ाए। वो सही करते करते पूरा दिन क्या होता है, सिलेबस हो जाता है। आदमी के साथ यही होता है, जैसे आज हमको लगा कि हम कहाँ बूढ़ा हुए, ठीक है, कल जैसा थे तो आधे तो हैं वैसा, कल भी बीतेगा लगेगा कहाँ हम बूढ़ा हुए, कल जैसा तो है, लेकिन उसी करते करते आदमी एक दिन क्या होता है, बूढ़ा भी हो जाता है, पूरा बाल पक जाता है, उसका बॉडी का माने जितना जो शरीर का वो सब काम करना बंद कर जाता है, पूरा चूड़िया आ जाता है एक दिन बीत करके। वही बात सिलेबस के साथ भी है, ठीक ना, वही बात है। अब एक एक दिन का जो इम्पोर्टेंस समझिएगा तो आगे बढ़ जाइएगा। समझ में इधर सुने बाबू, समझा रहे थे, सुने नहीं यार, ठीक है। कचरा करके नहीं पढ़ना है, ठीक है। 11 तक हम माफी कर दे रहे, 12 तक नहीं, का बोर्ड का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी बच्चा आज बोर्ड का एग्जाम देने गया, CBSE वाला आज मैथ का पेपर है, उसका क्वेश्चन नहीं बनेगा मैथ का, ठीक है, हार्ड आएगा, सीधा जहाँ पढ़ा है उसी का ना ब्लेम करेगा, या तो बन जाएगा तो जहाँ पढ़ा उसी का नाम भी लेगा, अरे सर क्या पढ़ाया तो क्वेश्चन बन गया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टीचर को, समझ रहे ना। इसीलिए थोड़ा समझ के पढ़िए, उतना बच्चा बुद्धू नहीं रहे, ठीक है ना, नर्सरी के जैसा कि कुछ करियर के बारे में कुछ चीज पता ही नहीं है। अगर 11 12 में आके भी अगर करियर के बारे में पता नहीं है तो फिर बेकार है, दिक्कत है। अब यहाँ नहीं पता चलेगा तो आप ग्रेजुएशन थोड़ी जाकर पता चलेगा, यहीं पर समझने का चीज है। देखिए थोड़ा डिटेल्स में इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा डिटेल्स में इसलिए बोल रहे हैं, गैप हो गया है 8 दिन का, तो इतना बोलने का आवश्यकता है, सब सही याद रखता है। अब कुछ बच्चा मान लेते ओरी भी निकाला होगा, कुछ बच्चा नहीं निकाला होगा, अब अचानक से इसके आगे पढ़ाई नहीं पूरा तो उसको पता ही नहीं चलेगा, इससे थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर A22 इसको बोलेंगे, A22 का मतलब एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। यहाँ जो एलिमेंट लिखेंगे दूसरा रो तीसरा कॉलम का, ऐसे करते करते दूसरा रो 13वां कॉलम तक चला जाएगा। ये देखिए फर्स्ट रो है, सेकेंड रो, इसका ऑर्डर कितना है बाबू, 1 रो तक है, 1 रो तक है, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चल जाएगा बाबू, ये लास्ट में आपका M1 रो, ये फर्स्ट कॉलम पहला कॉलम, यहाँ जो एलिमेंट लिखे गए M1 रो दूसरा कॉलम, यहाँ जो एलिमेंट लिखे गए, यहाँ जो एलिमेंट लिखेंगे M1 रो तीसरा कॉलम, लास्ट कहाँ होगा बाबू, लास्ट होगा M1 रो N1 कॉलम। ये देखिए ये M into N ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इधर बैठिए बाबू, अलग बैठिए, इधर बैठिए, सब अलग अलग सिक्स पोजीशन बैठिए, यहाँ पे अच्छी गोतियारी थोड़ी करने आए हैं, इधर बैठिए ना। शादी पार्टी मार्टी जाता है तो सब एक जगह बैठता है, नहीं वहाँ बातचीत करना होता है, यहाँ पर बातचीत करने आया है, बताइए तो कैरियर बनाना है, जीवन बनाने आया है। यहाँ बाहर आपका दोस्ती भी है,
समझ रहे ना? तो सीधा बाहर दोस्ती रखिए, जैसी क्लास में आइए ना सीधा अलग अलग बैठे स्वतः खुद से। अगर एक एक दिन ध्यान नहीं दिए तो सीधा कैरियर चौपट हो जाएगा, जीवन खराब हो जाएगा। अभी जो मेहनत करने वाला आदमी उसको तो हालत खराब है, और लापरवाही से मिले तो आपको कोई कैरियर ऑप्शन को 10,000 रुपया का भी काम नहीं देगा, 10,000 रुपये का काम नहीं देगा अगर क्वालिटी डेवलप नहीं कीजिएगा तो। क्वालिटी है ना, क्वालिटी डेवलप कीजिए, गुण अपने आप में लाइए, क्या? और अगर वैसा नहीं किए तो 10,000 रुपया अभी पता नहीं चलेगा, अभी कहाँ पता चलेगा इतना? जब आदमी की सिचुएशन आता है तब समझ में आता है। पानी का आपको इम्पोर्टेंस होता है, गर्मी का टाइम है, पानी का इम्पोर्टेंस आपको तब समझ में आएगा जब प्यास लगा हुआ रहता है। और जब प्यास नहीं लगा रहता किसी बोतल टांग लेके बोतल भारी लगता है, वो बोलेगा बोतल भारी है, चाहे छाता कर लेके निकले घर से, और बारिश नहीं हुआ दिन में, बारिश नहीं हुआ बारिश के दिन में, तो छाता भारी लगता है। छाता के इम्पोर्टेंस कब पता चलता है? जब लेके निकले और बारिश होने लगा, सिचुएशन आता है तब आदमी समझ में आता है ज्यादा। और तेज आदमी कौन है? जो सिचुएशन को पहले ही भाग के काम करता है। इतना समझाई समझिए, और डेली भूखेंगे नहीं, लेकिन पढ़ाएंगे भूखेंगे, बताइए दोनों काम करना है। लास्ट में सिलेबस से छोड़ देंगे, बोलिए सिलेबस से नहीं पढ़ाए, तो हमको सिलेबस का भी चिंता है। देखिए तो ये बाबू यूनियन ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको बाबू हम कुछ एक दो क्वेश्चन शायद बताए थे इस पर, ठीक है ना, बेसिक 2 नंबर का, ठीक है, बोर्ड का। इस पर हम लोग बोर्ड का ही बात करेंगे, बोर्ड में कौन से कौन सा टॉपिक आता है, एनसीईआरटी कौन क्वेश्चन है, ठीक है ना, बाकी कौन सा टॉपिक कंपटीशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक सिर्फ बोर्ड के लिए है, ये सब हम पूरा सिलेबस में मेंशन करते जाएंगे, जो कि 11th में नहीं कर रहे थे। 11th का बोर्ड वैसा कुछ था नहीं, सिर्फ आपको मतलब फॉर्मली 11th का पढ़ रहे थे कंपटीशन के लिए। बोर्ड तो इंटरनली था, स्कूल में हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हम आपको सब चीज मेंशन करते जाएंगे, ठीक है बाबू। चलिए, इस पर हम क्वेश्चन बता दिए थे छोटा सा। इसके बाद बाबू हम आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताए थे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का वैरायटी। तो मैट्रिक्स का वैरायटी हम बताए थे कि मैट्रिक्स का टाइप आपका 2 तरीका से आइडेंटिफाई होता है। एक आपको रो और कॉलम की संख्या के आधार पर, और एक अंदर में जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट के वैल्यू के आधार पर। अंदर में जो एलिमेंट रहता है उसका वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैल्यू के आधार पर मैट्रिक्स का वैरायटी होता है। और एक आपको रो और कॉलम के संख्या के आधार पर, इसमें रो ज्यादा है कॉलम कम है, रो और कॉलम बराबर है, फिर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। तो रो और कॉलम की संख्या के आधार पर मैट्रिक्स का वैरायटी बताए थे, मैंने स्टार्टिंग में था। और एक और आपका एलिमेंट के वैल्यू के आधार पर। तो हम आपको यहाँ देखिए लिखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, रो और कॉलम की संख्या के आधार पर मैट्रिक्स का वैरायटी। तो पहला मैंने बताया था रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स नामे से क्लियर है, रो मैट्रिक्स जिसमें रो का संख्या m मतलब रो m बाय n ऑर्डर लिखे थे ना अभी, जिसमें रो का संख्या एक रहे, सिंगल एक रो रहे, और कॉलम जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर में 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 8 गो 10 गो कुछ भी रहे कॉलम का संख्या, लेकिन रो का रहना चाहिए बाबू एक, जिसमें सिंगल एक रो रहता है, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ठीक है। फिर आपको कॉलम मैट्रिक्स बताए थे जिसमें कॉलम का संख्या एक रहे और रो जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर है 2 4 5 गो 6 गो कुछ भी रहे, लेकिन खड़ा एक गो रहे। देखिए ये खड़ा एक गो है, अंदर में साइन कॉस एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, ये वो इसमें एक कॉलम है। रो का है उसका कोई मीनिंग नहीं है, 4 गो है 5 गो है, कॉलम का है बाबू एक है, जिसमें कॉलम का संख्या एक रहता है, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बताया, हॉरिजॉन्टल में जमीन पर फैलाव ज्यादा रहता है, फिर ऊपर से नीचे उसका जो मोटाई रहता है ऊपर से नीचे वर्टिकली वो कम रहता है, जमीन पर फैलाव ज्यादा रहता है। तो जमीन पर फैलाने का काम पूरा समझा के बताए थे, जमीन पर फैलाने का काम कॉलम करता है, कॉलम जमीन पर फैलाने का काम। देखिए एक कॉलम यहाँ पर है बोर्ड पर अभी, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, छठा कॉलम, सातवां, देखिए कहाँ थे और यहाँ पर आ गए, जमीन पर आ गए। और रो में चलिएगा ना तो ऊपर से नीचे आइए, देखिए एक रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, हम लोग हैं ऊपर और कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो जमीन पर फैलाने का काम करता है कॉलम। तो जिसमें कॉलम का संख्या n ज्यादा रहे, रो का संख्या कम रहे, वो ऑटोमेटिक, जिसमें कॉलम ज्यादा रहेगा रो कम रहेगा, ऑटोमेटिकली बाबू आपका जमीन पर फैलाव ज्यादा हो जाएगा। जमीन पर फैलाव ज्यादा हो जाएगा तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा बाबू, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब जिसका जमीन पर फैलाव ज्यादा रहे। देखिए ये मैट्रिक्स का फैलाव जमीन पर ज्यादा, ऊपर से नीचे इसका जो है वर्टिकली वो कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कॉलम क्या है बाबू 5 रो और रो इसमें 2 ही रो है, ठीक है। इसका उल्टा वर्टिकल मैट्रिक्स, उल्टा जिसमें रो का संख्या ज्यादा रहे कॉलम का संख्या कम रहे। देखिए जब ऊपर से नीचे ज्यादा दिख रहा है, जमीन पर फैलाव इसका देखिए कम दिख रहा है, जमीन पर फैलाव कम, ऊपर से नीचे वर्टिकली ज्यादा दिख रहा है। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि इसमें रो जो है वो ज्यादा है और कॉलम का संख्या कम है। इसे बता दिए थे ना, हाँ। इसके बाद अच्छा ये
इसके बाद एक क्वेश्चन बताए थे एनसीईआरटी 2 नंबर और बोर्ड का था ये वाला, ठीक है। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स बताया था क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स शायद बोल दिए होंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जो रेक्टेंगल का शेप का है। तो रेक्टेंगल का शेप में लंबाई थोड़ी बराबर नहीं रहता है। तो जो मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल हो और या तो जो मैट्रिक्स वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स का जो मिला दीजिएगा, माने मिलावट हॉरिजॉन्टल रहे मैट्रिक्स रहे या तो फिर वर्टिकल रहे, दोनों को हम क्या बोलते हैं बाबू, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब जिसमें रो और कॉलम का संख्या अलग अलग रहता है, रो और कॉलम का संख्या अलग अलग रहता है, उसको बाबू रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है बाबू। हाँ, इसके बाद बाबू स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मतलब वर्गाकार, जिसमें रो और कॉलम का संख्या बराबर रहता है। जैसे देखिए इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, ये बाबू स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये इसमें 3 रो 3 कॉलम है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3 ऑर्डर का है। 3 ऑर्डर का मतलब 3 रो और 3 कॉलम। ये 2 ऑर्डर का मतलब 2 रो 2 कॉलम। और कोई भी स्क्वायर में बाबू 2 डायगोनल होता है, 2 डायगोनल कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाते हैं तो डायगोनल आता है। देखिए जैसे ये आपको स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज करते हैं, एक कोना से कोना ऐसे मिलाएंगे तो डायगोनल होगा, और दूसरा कोना से कोना ये मिलाएंगे तो ये डायगोनल होगा। ठीक है बाबू। हाँ, लेकिन वैसा डायगोनल जो कि फर्स्ट एलिमेंट A11 से पास करे, वैसा डायगोनल, वैसा विकर्ण जो कि A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट से पास करता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल देखिए, ये जो डायगोनल है वो विकर्ण कोना टू कोना, कॉर्नर टू कॉर्नर, ये A11 से पास कर रहा है, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट से पास कर रही डायगोनल। इसी को क्या बोलते हैं बाबू, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो बहुत जगह पर मेन डायगोनल भी लिखा रहेगा। प्रिंसिपल का मतलब ही मेन होता है। जाते हैं स्कूल में बोलते हैं कि स्कूल का प्रिंसिपल कौन है, माने स्कूल का मेन आदमी कौन है। प्रिंसिपल माने मेन आदमी होता है। ये बाबू आपका प्रिंसिपल डायगोनल। और प्रिंसिपल को छोड़ करके और जो डायगोनल है, 2 ही डायगोनल होता है कोई भी स्क्वायर में। एक और जो अगला डायगोनल है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डायगोनल। हिंदी में द्वितीय डायगोनल बोलते हैं, इसको प्रथम हो गया मेन या फिर सेकेंडरी। ठीक है, इसका यूज है इसलिए बोल रहे, फालतू एक पीछे नहीं बोलेंगे ना, हमको क्वेश्चन बनाना है मैथ में, ठीक है ना। हाँ बस इसी व्यूज से हम लोग थोड़ी पर बात करेंगे जिससे क्वेश्चन में पूरा पकड़ बढ़ जाए। ये भी देखिए 3 ऑर्डर है, तो इसको देखिए A11 से डायगोनल पास कर रहा है, इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। बहुत जगह शॉर्टकट में P डॉट लिखा रहेगा, P मतलब प्रिंसिपल और पूरा डायगोनल लिखा रहेगा। ओके हाँ, और इसको बाबू सेकेंडरी S डॉट लिखा रहेगा। बहुत जगह पर आपको हम बोले थे कि आपको प्रिंसिपल डायगोनल नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ डायगोनल लिखा रहेगा, डायगोनल। तो सिर्फ अगर डायगोनल भी लिखा हुआ रहेगा तब पर भी हम उसको प्रिंसिपल डायगोनल ही समझेंगे। पूरे ऐसे कैसे समझेंगे सर, डायगोनल खाली लिखा हुआ है तो बताए थे, एक हम एग्जांपल दिए थे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं बोले कि चीफ मिनिस्टर गया आ रहे हैं, सॉरी हाँ चीफ मिनिस्टर गया आ रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर का मतलब ये तो चीफ मिनिस्टर बोले थे, चीफ मिनिस्टर तो मुख्यमंत्री होवे करता है कि ना। इधर सुनिए, हम जैसे बोले प्रेसिडेंट में वाइस प्रेसिडेंट और मेन हो जाता है, ठीक ना। हम बोले प्रेसिडेंट गया आ रहे हैं, कल जो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो गया आ रहे हैं, तो प्रेसिडेंट खाली बोल दिया, वाइस प्रेसिडेंट भी होता है और वो प्रेसिडेंट मेन वाला भी होता है। अब खाली हम प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, लेकिन एक आदमी भी नहीं सोचेगा तो पूछेगा कौन प्रेसिडेंट आ रहे हैं, मेन वाला कि वाइस वाला। खाली प्रेसिडेंट बोले तो इसका मतलब क्या समझेगा, मेन प्रेसिडेंट माने मेन वाला आ रहा है। अगर वाइस प्रेसिडेंट का अगर कहीं पर चर्चा करवाना होता है तो स्पेशली बोला जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट के आ रहे हैं, लेकिन खाली कल प्रेसिडेंट के आ रहे हैं तो 99.99% आदमी खुद से समझ जाएगा कि प्रेसिडेंट का मतलब मेन वाला आ रहा होगा। तो यहाँ पर भी अगर कहूँ खाली डायगोनल भी लिखा रहेगा, बहुत जगह लिखा हुआ रहेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं डायगोनल लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि डायगोनल लिखा हुआ है तो प्रिंसिपल डायगोनल का बात हो रहा है कि सेकेंड डायगोनल का बात हो रहा है। डायगोनल खाली लिखा हुआ है जिसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल समझिएगा। अगर सेकेंडरी डायगोनल का कहीं अगर यूज करवाना होगा तो स्पेशली सेकेंडरी डायगोनल लिखा हुआ रहेगा। ठीक है बाबू, यहीं तक बताए थे, क्या और बताए थे। सिंगल्टन मैट्रिक्स एक था, सिंगल्टन का इधर लिखे थे, सिंगल्टन मैट्रिक्स जिसमें एक रो और एक कॉलम में सिंगल एक एलिमेंट रहे, सिंगल एक एलिमेंट में खाली दास रहे, साइन रहे, एक्स वाई कुछ भी रहे, लेकिन खाली एक एलिमेंट रहे, दैट इज कॉल्ड सिंगल्टन मैट्रिक्स। यहीं तक बताए थे। चलिए, तो ये जो अभी हम लोग जो मैट्रिक्स का टाइप जो पढ़ रहे थे, ये रो और कॉलम की संख्या का आधार पर था, इसमें रो ज्यादा कॉलम कम, ठीक है, तो फिर रो और कॉलम का संख्या बराबर, ठीक है, तो उसके बेस पर हम लोग मैट्रिक्स का टाइप पढ़ रहे थे। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बी नंबर में, अभी आज जो पढ़ने जा रहे हैं ये मैट्रिक्स का ही टाइप पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एलिमेंट, वैल्यू ऑफ माने एलिमेंट के वैल्यू के आधार पर मैट्रिक्स का वैरायटी पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत है बाबू किसी को? थोड़ा अच्छा ज्यादा देर बोल दिए, काहे थोड़ा गैप करके क्लास खुला था।
हम उम्मीद करते हैं कि जितना बात बोले थे वो सब याद आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है। देखिए ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ एक दो है लिखा हुआ, ठीक है, यहीं तक है, बैच यहीं तक लगता है। और देखिए लिखा हुआ, बाकी फिर लिखना पड़ेगा, लिख के समझाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एलिमेंट, ठीक है, वैल्यू ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के वैल्यू का यहाँ पर मैट्रिक्स का वैरायटी। ए नंबर में लिखा हुआ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अब पूरे मैट्रिक्स चैप्टर में कहीं भी स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए, पूरे मैट्रिक्स चैप्टर में कहीं पर भी बात करें, अगर कहीं भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपको दिख रहा है, इसका मतलब 100% गारंटी समझिएगा कि वहां पर डायगोनल इन्वॉल्व होने वाला है। काहे कि सिर्फ और सिर्फ डायगोनल का जो चर्चा होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में हो सकता है, बाकी अदर मैट्रिक्स रहेगा तो उसमें डायगोनल नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी होता है। तो कहीं भी अगर डिफिनीशन में या फिर कहीं प्रॉब्लम्स में, क्वेश्चन में आपको अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिख गया तो आप समझ जाइएगा कि वहां 100% डायगोनल इन्वॉल्व होने वाला है, डायगोनल का यूज होने वाला है। ओके बाबू, हाँ देखिए तो लिखे ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वैसा वर्गाकार मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो कॉलम का संख्या बराबर रहता है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल। आ गया ना डायगोनल, डायगोनल आ गया ना, तो कहीं भी आपको अगर स्क्वायर मैट्रिक्स डिफिनीशन में आ रहा है, इसका मतलब हर हाल में उसका इसमें क्या यूज होने वाला है? देखो डायगोनल। यहाँ देखिए प्रिंसिपल डायगोनल लिख दिए हैं, लेकिन अगर प्रिंसिपल डायगोनल ना भी लिखते, खाली डायगोनल लिखते, तब पर भी आप प्रिंसिपल डायगोनल ही समझना है। ओके हाँ, तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट जीरो हो जाए। ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर इफ ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला सारा एलिमेंट अगर जीरो होता है, दैट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर। उल्टा होता है, अपर में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला जीरो होता है, और उधर देखिए लोअर ट्रायंगुलर भी अभी बतावेंगे, तो लोअर ट्रायंगुलर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला जीरो होता है, उल्टा। अपर में नीचे वाला जीरो होता है, लोअर में ऊपर वाला। इसको डिफाइन किया गया है। तो बच्चा पूछेगा क्यों होता है, कैसे होता है, तो हम इसको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये सब डिफाइनेशन बेस्ड है। ये पूरा चैप्टर एक तरह से डिफिनेशन बेस्ड है, मैंने डिफाइन किया जो मैट्रिक्स का कंसेप्ट दिया, जो मैथमेटिक्स है उस चीज को वो डिफाइन किया कि अपर ट्रायंगुलर इसको बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर इसको बोलेंगे, नल मैट्रिक्स इसको बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स इसको बोलेंगे। फिर बाबू इसका प्रूफ वगैरह अवेलेबल नहीं है, ये जो डिफिनीशन का। ओके हाँ, वो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट क्या होता है बाबू? जीरो होता है, दैट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर। ए आई जे बराबर जीरो। ए आई जे मैट्रिक्स का एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है बाबू, आई मार वो जमा कॉलम, ए आई जे बराबर जीरो। उल्टा ए को फॉर ऑल वैल्यू पढ़ते हैं, बेसिक में से बताया जाता है। और जो बच्चे बेसिक में नहीं थे, अभी बेसिक अभी स्टार्ट होगा 11 का बैच, उसमें आप बेसिक आकर पूरा पढ़ लीजिएगा, ताकि कैलकुलस में कोई दिक्कत नहीं हो, किसी भी तरह का कोई फी नहीं लगेगा बेसिक पढ़ने का, ठीक है बाबू। हाँ, अगर जो पढ़ा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ऑल वैल्यू इसको पढ़ते हैं, फॉर ऑल वैल्यू माने सारे वैल्यू के लिए जहां पर आई बड़ा है और जे क्या है बाबू छोटा है। ये ऑब्जेक्टिव से कोई क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इसको हम एग्जांपल मिटा के लिख लेते हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पर बाबू को मैट्रिक्स लिखते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं बाबू, 4 3 -1 0 8 7 0 0 3। ये देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रो 3 कॉलम। ये ऑर्डर बाबू 3 गुना 3 ऑर्डर का है। इसमें प्रिंसिपल डायगोनल नहीं वाला बाबू, देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल जो A11 से पास करता है। और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे 3 को एलिमेंट, देखिए ये है, ये और ये, और तीनों का तीनों हमको क्या दिख रहा है? जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल ये हुआ, और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला तीनों का तीनों एलिमेंट क्या दिख रहा है बाबू? जीरो दिख रहा है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के जितना भी एलिमेंट नीचे है वो सारा का सारा अगर जीरो हो जाए तो बाबू हम लोग उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला गया है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे तीनों का तीनों क्या है बाबू? जीरो। ऊपर नहीं देखना है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे देखना। देखिए ऑल द एलिमेंट्स बिलो, बिलो मतलब नीचे होता है, जब प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला सब जीरो होना चाहिए। हाँ बोली सकते हैं तो ठीक है सर, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला तो जीरो है, तो ये वाला कौन सी लिखा है? हरा वाला ब्रैकेट में, हरा वाला ब्रैकेट का लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आ रहा सर। देखिए समझाते, देखिए इसका अगर बाबू पोजीशन को पूछ दे कि ये चीज इस एलिमेंट का तुम पोजीशन बताओ, पोजीशन माने इसका जगह का नाम बताओ, तो जगह का नाम बोलिएगा। ये देखिए तीसरा रो का है, तीसरा
रो और कॉलम दूसरा बता रहे थे ना। हाँ, इसका पोजीशन बोलिएगा थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम। तो देखिए इसमें रो का संख्या 3 है और कॉलम का संख्या 2 है, तो रो ज्यादा है कि नहीं? रो का संख्या जो बड़ा है और कॉलम का संख्या 2 तो छोटा है। देखिए रो का संख्या बड़ा है और कॉलम का संख्या छोटा है। उस एलिमेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए जहां रो का संख्या ज्यादा है और कॉलम का संख्या कम है। यहाँ देखिए रो का संख्या ज्यादा है और कॉलम का संख्या कम है, इस एलिमेंट का वैल्यू 0 है कि नहीं है? आप देखिए प्रिंसिपल डायग्राम के नीचे ई भी है, इसका पोजीशन को कहेगा, इसका पोजीशन बताइए। इसका पोजीशन बोलेगा कि तीसरा रो और ये पहला कॉलम का है। तो यहाँ भी देखिए तीसरा रो और फर्स्ट कॉलम जिसमें कि रो 3 है और कॉलम का संख्या 1 है, तो रो ज्यादा है कि नहीं कॉलम से? रो ज्यादा है कि नहीं कॉलम से? तो जहाँ पर रो बड़ा है और कॉलम का संख्या कम है, उस एलिमेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए जहाँ पर रो का संख्या ज्यादा है और कॉलम का संख्या कम है। देखिए रो का संख्या ज्यादा है, कॉलम का संख्या कम, उस एलिमेंट का वैल्यू 0 है कि नहीं है? हाँ, इसका पोजीशन बोलिए, इसका पोजीशन ये दूसरा रो और पहला कॉलम। तो देखिए इसमें भी रो 2 है और कॉलम 1 है, तो यहाँ रो ज्यादा है और कॉलम कम है, उस एलिमेंट का वैल्यू 0 है कि नहीं है? बोलिए सर तो 3 ही जगह खाली रो और कॉलम का संख्या पर ज्यादा है सर, रो ज्यादा है कॉलम कम है। हाँ, 3 ही जगह प्रिंसिपल डायगोनल में रो और कॉलम का संख्या बराबर होता है। यहाँ इसका पोजीशन A11 रो और कॉलम बराबर। इसका पोजीशन का नाम है A22 मतलब रो और कॉलम बराबर। इसका पोजीशन है A33 रो और कॉलम बराबर। अब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट देखिएगा तो वहाँ रो कम जाएगा और कॉलम बढ़ जाएगा। इसका कोई पोजीशन पूछेगा तो पहला रो और दूसरा कॉलम का, तो रो कम है कि नहीं? पहला रो और कॉलम दूसरा है, तो रो कम है कि नहीं? तो 3 ही जगह खाली प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे में जो 3 एलिमेंट है वहीं पर रो का संख्या ज्यादा होता है, कॉलम का संख्या कम होता है। ठीक है, तो उस एलिमेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए जहां पर रो का संख्या ज्यादा है, कॉलम का संख्या कम है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट आएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है Aij = 0 for all value of I greater than j, then matrix is called upper triangular, option B में lower triangular, null matrix, option D में none of these। तो समझ गए? तो अच्छा I बड़ा है j तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे में होता है, नीचे वाला एलिमेंट सारा 0 रहता है, इसको अपर ट्रायंगल बोलते हैं। तो ऑप्शन में रहेगा तो अपर ट्रायंगल लिख दीजिएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला लिख करके सब बताते चलेंगे टोटल चीज कि कहां से ऑब्जेक्टिव क्रिएट होगा, कहां से 5 नंबर का क्रिएट होगा, कहां से 3 नंबर का क्रिएट होगा, कौन बोर्ड का टॉपिक खाली इंपॉर्टेंट है, कौन पूरा दोनों जगह आएगा, बोर्ड और कंपटीशन दोनों जगह कवर करेगा। फिर बाबू एनसीईआरटी कौन सा टॉपिक है, एनसीईआरटी कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, सब बताते चलेंगे। ठीक है बाबू, ये समझ गए लैंग्वेज। अब आप अपर ट्रायंगल समझ गए होंगे तो लोअर ट्रायंगल इसका उल्टा होता है। लोअर ट्रायंगल इसका उल्टा है। लोअर ट्रायंगल में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट 0 होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट 0 होता है। कि लोअर ट्रायंगल का ज्यादा डेफिनेशन नहीं लिखे हैं, बड़ा लैंग्वेज दिखा यहां लिखे Aij = 0 मतलब मैट्रिक्स का एलिमेंट 0 होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जहां i कम है और j ज्यादा है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट जितना भी रहता है उसमें i कम रहता है, j ज्यादा रहता है। देखिए 2 गुना 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखे हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके ऊपर वाला एलिमेंट 0 है। इसका पोजीशन बोलिएगा तो ये पहला रो और दूसरा कॉलम का है, तो पहला रो i 1 है और j आपका 2 है, तो i कम है और j कॉलम का संख्या ज्यादा है, उस एलिमेंट का वैल्यू 0 है। तो लोअर ट्रायंगल समझ गए हम लोग, अपर ट्रायंगल समझ गए। फिर एक और है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ये एलिमेंट के वैल्यू के आधार पर पढ़ रहे हैं, एलिमेंट के वैल्यू के आधार पर। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन यहाँ नहीं लिखे हैं बाबू, यहाँ पर से पढ़ देते हैं। ठीक है, निकालिए थोड़ा नोट्स दिए सारा प्रिंटेड नोट से बाबू, थोड़ा थ्योरी लिखने का टाइम बचेगा। ये दूसरा पेज निकालिएगा, यहाँ पर देखिए डायगोनल मैट्रिक्स मिला, डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ देखिए डायगोनल मैट्रिक्स को पढ़ते हैं, तब यहाँ बताते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, तो इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, मतलब यहाँ भी क्या इन्वॉल्व होने वाला है बाबू, डायगोनल। डायगोनल का चर्चा होने वाला है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच माने वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑन प्रिंसिपल डायगोनल। एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़ करके, एक्सेप्ट दोज ऑन प्रिंसिपल डायगोनल आर 0 माने प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारा का सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। वैसा
वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारा का सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, उसको बाबू हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, उसी को देखते लिखे हैं ए आई जे, मतलब मैट्रिक्स का एलिमेंट जीरो होना चाहिए। कैसा एलिमेंट जीरो होना चाहिए? जहां पर आई और जे बराबर नहीं है। कहे प्रिंसिपल डायगोनल में आई और जे बराबर होता है, A11, A22, A33, और प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट जीरो, मैंने प्रिंसिपल को छोड़ करके मैंने नीचे वाला और ऊपर वाला, तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला लीजिए चाहे ऊपर वाला लीजिए, उसमें आई और जे बराबर ना होता। खाली आई और जे बराबर होता है प्रिंसिपल डायगोनल में, और उसको छोड़ करके जीरो होना चाहिए। छोड़ करके जीरो मैंने उसके नीचे वाला भी जीरो होना चाहिए, उसके ऊपर वाला भी जीरो होना चाहिए। तो नीचे वाला भी आई और जे बराबर नहीं होता है, ऊपर वाला भी आई और जे बराबर नहीं होता है। ठीक है बाबू, क्या लिखे समझ में आ रहा है ना? ए आई जे बराबर जीरो, मतलब मैट्रिक्स का एलिमेंट का वैल्यू जीरो जहां पर आई और जे बराबर नहीं होता है। ये देखिए लिखे हैं एग्जांपल के तौर पर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ, इसका प्रिंसिपल डायगोनल कौन कौन एलिमेंट है? 2 3 5। अब प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ दीजिए, तो छोड़ दीजिएगा तो ऊपर आता है नीचे आता है, इसको छोड़ दीजिए, इसको ढक दीजिए। इसको छोड़ने के बाद देखिए ऊपर और नीचे देखिए अपना हाथ से सारा का सारा एलिमेंट जीरो है। देखिए तो इसको छोड़ दीजिए तो देखिए नीचे भी देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर 3 एलिमेंट, इसको छोड़ दिए, देखिए इसको ढक देते हैं, पेन से ढकते हैं, इसको छोड़ दीजिए। तो छोड़ने के बाद ऊपर देखिए और नीचे देखिए सारा एलिमेंट जीरो है। तो प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके सारा का सारा एलिमेंट क्या होगा? जीरो है। तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारा का सारा एलिमेंट जीरो होता है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डिफिनीशन परिभाषा है, डिफाइन किया गया है। ठीक है। हाँ, अब बताइए ये जो मैट्रिक्स हम दिए इसमें यहाँ भी ये एक जगह ये देखिए डायगोनल मैट्रिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, D1 D2 D3 इसको छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट जीरो है बाबू। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, A बराबर DIAG, डायगोनल इसको पढ़ेंगे, फिर शॉर्ट में लिखा हुआ है डायगोनल का शॉर्ट डायगोनल। ये 3 एलिमेंट है, 3 ऑर्डर का है, तो खाली प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट लिख दीजिएगा, D1 D2 D3, D1, D2, D3, डायगोनल D1 D2 D3। ये 3 ही एलिमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कितना ऑर्डर का रहा होगा? 3 ऑर्डर का। अगर यहाँ 2 एलिमेंट लिखा रहे डायगोनल लिख करके, इसका मतलब 2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स रहा होगा। देखिए इसका हम एक एग्जांपल और देते हैं, ये यूज होगा क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज होगा, ठीक है ना? हाँ, आपको सब पता है पूरा तरह से। ये बाबू आपका जो लैंग्वेज है ये आपका क्वेश्चन में यूज होगा, ये लैंग्वेज। देखिए इसका हम लोग एक एग्जांपल इधर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको इस तरह से लिखा बाबू, A बराबर डायगोनल ऑफ 3, 2, 7 ऐसे करके लिखा हुआ है। 3, 2, 7 इस तरह से करके लिखा हुआ है, इस तरह से कहीं लिखा हुआ है। आपको नहीं समझ के जाइएगा, नहीं पढ़ते जाइएगा, ये क्या लिख दिया, इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। हाँ, और अंदर में 3 एलिमेंट लिखा, मतलब कितना ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर का। डायगोनल वाला खाली एलिमेंट दिया है डायगोनल, बाकी तो सब डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल को छोड़कर बाकी सब तो जीरो होवे करता है। तो खाली डायगोनल में सजाना है, बाकी एलिमेंट को क्या लिख देना? जीरो लिख देना। देखिए इसको मैट्रिक्स बनाएंगे तो ऐसे लिखे, ऐसे बनेगा, A बराबर, देखिए मैट्रिक्स ऐसे बनेगा, जो 3 2 7 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब 3 2 7 प्रिंसिपल डायगोनल लिख दीजिए। और प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सब क्या होता है? जीरो। तो जितना जगह बचा है सब जगह जीरो भर दीजिए। हाँ, जितना जगह बचा है तो जीरो भरा जाएगा, यहाँ भी बाबू जीरो भरा जाएगा, यहाँ भी बाबू जीरो भरा जाएगा, यहाँ भी बाबू जीरो भरा जाएगा, जीरो भरा जाएगा। देखिए उजला वाला प्रिंसिपल डायगोनल है, और उसको छोड़ करके 3 वो नीचे है, 3 वो ऊपर है, सब जीरो लिखे कि नहीं लिखे? ये लैंग्वेज कहीं लिखा है, इसका मतलब समझ जाइएगा ना क्वेश्चन के लिए। हाँ, डायगोनल ऑफ 3 2 7, इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है, उसका प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट 3 2 7 दिया हुआ है, और प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सब तो जीरो होवे करता है, बाकी सब जीरो लिख दीजिए, ये मैट्रिक्स बन गया, इसी से ये मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है बाबू, एक एग्जांपल हम और लिखते हैं, देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स कहला सकता है कि नहीं कहला सकता? यहाँ पर भी अगर जीरो लिख देंगे तो इसका स्पेशल नाम है, बिना पढ़ाए नाल मैट्रिक्स हो जाता है। सब का सब जीरो रहता है, जिसको नाल मैट्रिक्स होता है, बिना पढ़ाए पढ़ा देंगे भी
आज ही बताएंगे। लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है? डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? देखिए कोई दिक्कत नहीं, आप गलत बोले सही बोले कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं बाबू, ठीक है। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिफिनीशन बाबू जो दिया, परिभाषा जो दिया, उसमें लिखा हुआ है ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑन प्रिंसिपल डायगोनल, माने प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारा का सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारा का सारा एलिमेंट का वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो प्रिंसिपल डायगोनल ये वाला है, देखिए यही जो पेन से ढके हैं, पेन से ढके हैं प्रिंसिपल डायगोनल। अब इसको छोड़ करके मैं इसको ढक करके देखिए तो सारा एलिमेंट जीरो दिख रहा है, तो हाँ बोली सर इसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो लिख दिया सर। तो प्रिंसिपल डायगोनल का चर्चा नहीं किया डिफिनीशन में चर्चा क्या किया कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके, प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ के, जैसे हम बोले कि इनको छोड़ करके, जैसे जो बच्चा है इनको छोड़ करके बाकी के पास सबके पास 10-10 रुपये होना चाहिए, जैसे वैसा कुछ मान लेते डिमांड कर दे, ठीक है। हाँ इनको छोड़ करके बाकी सबके पास 10-10 रुपये होना चाहिए, तो क्या इनका चेकिंग होगा कि नहीं होगा? इनको छोड़ करके बाकी के पास 10-10 रुपये होना चाहिए, तो अगर कोई चेक करेगा तो इनका चेकिंग होगा कि नहीं होगा? आप कॉमन से सोचिए कि समाज का चीज है, हम बोले ना इनको छोड़ कर बाकी सबके पास 10-10 रुपये रहेगा तो हम क्लास में एंट्री देंगे, इनको छोड़ करके इनका चेकिंग वगैरह होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं चेकिंग होगा। चेकिंग किसका होगा? चेकिंग किसका होगा? इनको छोड़ करके बाकी जो बच्चा उसका चेकिंग होगा कि सबके पास 10-10 रुपये है कि नहीं है। अब इनके पास 10 रुपये है कि 100 रुपये है कि बिना पैसे के हैं, कुछ मतलब नहीं है। मतलब हम क्या बोले, अपना कंडीशन क्या देते, इनको छोड़ करके बाकी सब 10-10 रुपये चाहिए, तो हम जो चेकिंग करेंगे बच्चा को इधर बाहर निकाल देंगे, जो बच्चे का बच्चा उसको चेक करेंगे 10 रुपये है कि नहीं है। तो डिफिनीशन में वही तो बोला जा रहा है ना कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का चर्चा नहीं किया कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होना चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तो प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ दीजिएगा तो बाकी सारा एलिमेंट जीरो आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। तो डिफिनीशन के फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डिफिनीशन को फुलफिल कर रहा है बाबू। वो लड़का को कहाँ गया? क्या हुआ बाबू? तबीयत खराब है, रोजा है? चलिए ठीक है। देखिए तो प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो है कि नहीं है? देखिए ना बाबू, इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो है। तो डिफिनीशन में वही बोला कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बोली सर सारा का सारा एलिमेंट जीरो कर देंगे तो ये फिर एक नया नाम बन जाएगा। जब सारा का सारा एलिमेंट जीरो होता है नीचे पढ़ावेंगे उस मैट्रिक्स को नॉन मैट्रिक्स बोलते हैं या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन अभी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डिफिनीशन को फॉलो कर रहा है। ओके बाबू। हाँ ये जो मैट्रिक्स है इतना ही कैसा मैट्रिक्स है बाबू? इतना ही डायगोनल मैट्रिक्स है। डिफिनीशन समझ में आया डायगोनल मैट्रिक्स का? अपर डायगोनल समझ में आया? प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला उल्टा याद रखिएगा, अपर डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला जीरो होता है और लोअर डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला जीरो होता है। ये लैंग्वेज का मतलब समझ में आ रहा है? ओके बाबू। हाँ इसके बाद बाबू स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स का हिस्सा है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स का कुछ खास स्पेशल कंडीशन देखिए। ये डायगोनल मैट्रिक्स माने जो भी स्केलर मैट्रिक्स रहेगा सबसे पहले क्या रहेगा? वो डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा, उसको प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सेगमेंट जीरो रहेगा। लेकिन वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, खाली डायगोनल लिखा हुआ, प्रिंसिपल और सेकेंडरी नहीं लिखा हुआ है, तो समझ गए होंगे ना? खाली डायगोनल लिखा हुआ मतलब प्रिंसिपल डायगोनल, माने प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट्स क्या रहेगा? वो इक्वल रहेगा। वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट अगर इक्वल हो जाए तो दैट इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। देखिए जैसे ये भी क्या बता रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर बहुत आसान है, सब डिफिनीशन पूछा नहीं। जैसे यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 4 0 0 0 4 0 0 0 और ये 4, ये देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है? डायगोनल मैट्रिक्स अभी जो पढ़ा रहे थे, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ कर बाकी एलिमेंट जीरो है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल कैटेगरी ये दिख रहा होगा, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट दिए हैं वो सब का सब इक्वल है। अब इक्वल में कोई जरूरी नहीं कि 4 ही रहे, ठीक है, 2 भी रह सकता है, 10 रह सकता है, मैंने कितनों रहे लेकिन सब बराबर रहना चाहिए। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसका प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट क्या है? वो सेम है, इक्वल है।
तो वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल टर्म का सारा एलिमेंट अगर इक्वल हो जाए तो इसी डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल नाम हो जाता है स्केलर मैट्रिक्स। माने स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है, लेकिन वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल टर्म का सारे एलिमेंट बराबर होता है, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है बाबू? इतना इच स्केलर मैट्रिक्स है। हाँ, ये बाबू स्केलर मैट्रिक्स है। बोली सर ये तो हमको समझ में आ रहा है, सर डिफिनेशन भी समझ में आ रहा था, लेकिन ये सब लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है। ये भी लैंग्वेज आपको जाना जरूरी है, ये कंपटीशन ऑब्जेक्टिव के लिए ही है। अगर ये लैंग्वेज नहीं जानेगा तो कंपटीशन का क्वेश्चन फंस जाएगा, लैंग्वेज नहीं पढ़ने आवेगा, तो लिखा हुआ क्या है समझे नहीं आवेगा। देखिए क्या लिखे हैं, देखिए ए आई जे मैट्रिक्स का एलिमेंट को शो करता है, 0 होना चाहिए। किसके लिए ए आई जे 0 होना चाहिए? जहां पर आई और जे बराबर नहीं, बराबर नहीं माने नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे और ऊपर में आई और जे बराबर नहीं रहता है, तभी ना डायगोनल मैट्रिक्स हो पाएगा। देखिए प्रिंसिपल टर्म को छोड़ करके नीचे वाला जहां पर आई और जे बराबर नहीं है वो भी 0 है, इसके ऊपर भी आई और जे बराबर नहीं वो भी 0 है। यही लिखे ए आई जे बराबर 0, तो इसके लिए 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई नॉट इक्वल टू जे, माने जहां आई और जे बराबर नहीं है उस एलिमेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए, है इसमें दिख रहा है। ओके बाबू। हाँ, और फिर ए आई जे बराबर के मतलब के जगह पर 2 3 4 5 20 50 100 एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। माने ए आई जे बराबर के किसके लिए? जहां आई और जे बराबर है, तो आई और जे बराबर कहां होता है? प्रिंसिपल टर्म में A11 A22 A33। तो सर यहाँ के लिखे हैं, हाँ के लिखे मैंने यहाँ A11 में भी के होना चाहिए, A22 में भी के होना चाहिए, A33 में भी के होना चाहिए। के की जगह पर एनी रियल नंबर 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 कुछ भी रहे, लेकिन प्रिंसिपल टर्म में एलिमेंट ए आई जे बराबर के होना चाहिए जहां पर आई और जे बराबर है। ये लैंग्वेज क्या लिखे समझ में आ रहा है बाबू? ये प्रिंसिपल टर्म एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए आई जे जहां आई और जे बराबर है, तो आई और जे बराबर होता है प्रिंसिपल टर्म में, और प्रिंसिपल टर्म का सारा एलिमेंट बराबर होना चाहिए, और उसको छोड़ कर ऊपर और नीचे जहां पर आई और जे बराबर नहीं है उसका सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल अपना लैंग्वेज में समझिए, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल टर्म का सारा एलिमेंट इक्वल हो जाए। कोई दिक्कत है? डिफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? नहीं। इसके बाद है बाबू फिर यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सब इंपॉर्टेंट है। टोटल क्वेश्चन में कोई भी आपको मैट्रिक्स का टर्म आपको इन्वॉल्व कर सकता है कहीं पर भी। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये क्या होता है देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए। आप देखिए ये स्केलर मैट्रिक्स इन विच, माने ये स्केलर मैट्रिक्स हो, जब जो भी यूनिट मैट्रिक्स होता है उसको क्या होता है बाबू? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब प्रिंसिपल टर्म का सारे एलिमेंट इक्वल होता है। ये स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल तो रहने करता है, लेकिन इक्वल टू 1 होना चाहिए। यूनिट मतलब एक होता भी है, फिर बाबू यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स माने वैसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल टर्म का एलिमेंट बाबू कितना रहना चाहिए बाबू? 1। लेकिन इसमें तो 4 दे दिए थे तो वो स्केलर मैट्रिक्स था, लेकिन वैसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल टर्म का एलिमेंट बाबू हम 1 1 रखेंगे, उस मैट्रिक्स को बाबू हम यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे या तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए कैसे, देखिएगा ये कोई मैट्रिक्स लिखे हैं, ये बाबू 2 ऑर्डर का लिखे बाबू, ये सब तो स्क्वायर फॉर्म होना चाहिए। देखिए ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, इसका प्रिंसिपल टर्म एलिमेंट बराबर है कि नहीं है? लेकिन बराबर तो है ही है, अगर 3 भी कर देंगे तो ये स्केलर होगा, लेकिन बराबर है लेकिन इक्वल टू कितना बाबू? 1 1 है। तो वैसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल टर्म एलिमेंट बाबू 1 1 हो जाए, उसी मैट्रिक्स को बाबू हम यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं।
और ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है बाबू? 2 ऑर्डर का है। 2 ऑर्डर जब भी रहेगा तो स्क्वायर फॉर्म में रहेगा, इसमें डायगोनल का चर्चा हो रहा है। ये 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है, जिसको बाबू ऐसे लिखा रहेगा आई फॉर आइडेंटिटी, आई फॉर आइडेंटिटी और 2 फॉर ऑर्डर। 2 नीचे लिखा रहेगा, बराबर में नहीं। I2 बोलेंगे, क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं। I2 का मतलब 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स I2 का मतलब। ओके हाँ, एक एग्जांपल अगर हम और देंगे, अगर I3 लिख दिए, I का मतलब यूनिट मैट्रिक्स और 3 फॉर ऑर्डर। ओके हाँ, तो I3 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लिखना है। देखिए 1 1 1, प्रिंसिपल ऑर्डर को 1 1 कर दिए और बाकी सारे एलिमेंट कितना रहेगा बाबू? 0। देखिए बाकी सारा एलिमेंट बाबू 0 कर दिए। ये 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है, जिसको दैट इज कॉल्ड I3। I का मतलब यूनिट मैट्रिक्स और 3 फॉर ऑर्डर। ये 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। तो यूनिट मैट्रिक्स समझ गए? वैसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल एलिमेंट 1 1 होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट आइडेंटिटी। सारी इंपॉर्टेंट है, वो फालतू नहीं है। ठीक है, लेकिन 0 मैट्रिक्स बोलते हैं, नाम से क्लियर है। फॉर एग्जांपल एक और भी ऑर्डर करा सकता है, जैसे ऐसे देखिए आपको इस तरह से भी रख सकते हैं, इसको स्क्वायर का फॉर्म में रहना कोई आवश्यकता नहीं। देखिए खाली सारा का सारा एलिमेंट 0 हो जाना चाहिए। इसमें जितना एलिमेंट सबका सब 0 है कि नहीं है? ये नाम मैट्रिक्स है। और हम लोग एग्जांपल और देंगे, मैट्रिक्स B बराबर ये बाबू हम लोग ये 0 कुछ भी ले सकते हैं, बहुत सिंगल एक ऑर्डर का ऐसे भी रख सकता है। कॉलम मैट्रिक्स भी सिंगल ऐसे भी रख सकते हैं, कुछ भी रहेगा। इसका ऑर्डर से कोई मतलब लेना देना नहीं है और नहीं स्क्वायर फॉर्म से लेना देना है। खाली अंदर में टोटल का टोटल एलिमेंट बाबू आपका 0 हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 0 मैट्रिक्स। ओके, डिफिनेशन लिखा हुआ है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है हाँ, इसके बाद बाबू एक और है आपका EFG में सिंगुलर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर बोला जाता है इफ इट्स डिटरमिनेंट, मतलब उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू इफ इट्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाए बाबू? 0 हो जाए, तो आप उस मैट्रिक्स को बाबू सिंगुलर बोलेंगे। देखिए ये डिटरमिनेंट का सिंबल है, डिटरमिनेंट बताया तो मॉडुलस इसको नहीं पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट थोड़ा बताए थे कि सीधा लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं या कैपिटल डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा बताया तो कोऑर्डिनेट में हल्का फुल्का याद होगा, अभी रिकॉल भी करेंगे। ठीक है, देखिए डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स A को सिंगुलर बोलेंगे। अगर उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आवे तो उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर बोलेंगे। बोलिए सर इसका एग्जांपल में कुछ बच्चा को थोड़ा सा, जो मैट्रिक्स है इतना ही सिंगुलर मैट्रिक्स है, इतना ही सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो देन वैल्यू ऑफ K बताना है। यही क्वेश्चन आपको आता है, खाली 3 ऑर्डर का रहेगा, 2 ऑर्डर का रहने का चांस कम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो फिर कहीं स्टेट लेवल का एग्जाम में देगा वहाँ आएगा। जो इवेंट सिस्टम इतना लेवल नहीं आते कि डायरेक्ट सिंगुलर देकर क्वेश्चन पूछेगा, आपको पता है। ठीक है, देखिए तो ये इसमें ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है बाबू? सिंगुलर मैट्रिक्स है। बोल दिया है कि वो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो किसका वैल्यू निकालना है? K, वहाँ तो K है ना, K रहेगा, लैम्डा म्यू एनीथिंग कुछ भी रहेगा। ठीक है, लेकिन कुछ वैसा देख करके वैल्यू निकालना रहता है। ठीक है बाबू, देखिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैट्रिक्स A इज सिंगुलर। जो मैट्रिक्स A है वो सिंगुलर है, तो देयरफॉर इसलिए इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन परिभाषा दिया गया है, परिभाषा डिफिनेशन दिया गया है। इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। इसका डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट A बराबर, यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है, इसको डिटरमिनेंट बोलेंगे, DDT शॉर्ट में बोलते हैं डिटरमिनेंट। बोलिए सर तो मैट्रिक्स आप डिटरमिनेंट कैसे लिखिएगा? सब कुछ नहीं करेंगे, देखिए डिटरमिनेंट आप लिखेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट खाली A लिखा रहेगा, मैट्रिक्स पढ़ेंगे, लेकिन A में सीधा लाइन लग जाएगा, उसको क्या पढ़ेंगे? डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। अब इधर भी सीधा करेंगे, देखिए इधर सीधा कर दिए, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा हल्का फुल्का प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं दूसरा टॉपिक इन्वॉल्व हो गया हल्का सा, डिटरमिनेंट का थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब ये जो लिखे हैं वो मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट है, और डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए बाबू? 0 अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। ये सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट में पढ़ाए थे, अभी हम नहीं बताए हैं। ठीक है, थोड़ा रिकॉल किए हैं। इसका थोड़ा सा वैल्यू गुनगुना सकते हैं हल्का फुल्का। ये 3 के 3 into K और -2 into 1। ओके बाबू, वो देखिए कॉपी में लिखा होगा, लिख भी देगा अच्छा से भी। इतना बराबर क्या बाबू? 0। हाँ, यहाँ से 3K बराबर 2, यहाँ से K बराबर बाबू आपका बेसिक बताया, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का हमने बताया। ठीक है बाबू, तो खाली डिफिनेशन समझ में आया ना सिंगुलर का। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? 0, दैट इज फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा उसको हम लोग नॉन सिंगुलर बोलते हैं। नॉन मतलब नहीं, सिंगुलर मतलब सिंगुलर। ठीक है, चलिए
का वैल्यू तो होता नहीं है। अगर वैल्यू होता तो पहला मैट्रिक्स का वैल्यू भी निकालते, दूसरा मैट्रिक्स का वैल्यू निकालते, देखे दोनों वैल्यू बराबर आ गया तो हम बराबर बोल सकते थे। लेकिन मैट्रिक्स का वैल्यू तो होता नहीं है, मैट्रिक्स तो सिर्फ अरेंजमेंट है। लेकिन फिर भी दो मैट्रिक्स को बराबर हम क्या बोल सकते हैं? फिर बाबू देखिए ए बराबर ए आई जे, एम गुना एन ऑर्डर। ए आई जे क्या है तो पता है? एलिमेंट है। A11 A12 A21 मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है, एलिमेंट बाबू। और कोई और बी बराबर मैट्रिक्स है बी आई जे, बी आई जे को मैट्रिक्स है, उसका बी आई जे एलिमेंट है। B11 B12 B23 B22 एनीथिंग कुछ भी, ठीक है। ये कितना ऑर्डर का बाबू? P इंटू क्यू ऑर्डर। इसमें P रो क्यू कॉलम है, इसमें M रो और N कॉलम है। ओके बाबू, ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, गिवन है, ये गिवन है। R2 मैट्रिक्स आर सेट टू बी इक्वल, दो मैट्रिक्स को बराबर बोलेंगे। देखिए सबसे पहला में इफ M बराबर P होना चाहिए और साथ ही साथ N बराबर Q होना चाहिए और एंड Aij बराबर Bij, इसका मतलब ये हुआ कि दैट मींस corresponding element आर इक्वल, corresponding elements are equal, corresponding element are equal। देखिए देखिए सुनिए, m बराबर p, इसका मतलब इसमें जितना रो का संख्या है इसमें भी रो का संख्या बराबर होना चाहिए। इसमें रो का संख्या कितना था? p, और इसमें रो का संख्या कितना है? m, और ये दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब इसमें रो का संख्या और उसमें रो का संख्या बराबर होना चाहिए। इसमें कॉलम का संख्या कितना है? n, और उसमें कॉलम का संख्या q, और n बराबर क्या होना चाहिए? q। तब बताइए कि इसमें जाए वो रो इसमें है, उसमें भी उतना ही रो होना चाहिए। इसमें जाए वो कॉलम है, उसमें भी उतना ही कॉलम होना चाहिए। तो रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स में बराबर हो गया तो ऑर्डर आपका इक्वल हो गया ना। इसका मतलब लिखा है ऑर्डर आर सेम, सेम का मतलब इक्वल। सबसे पहला कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सबसे पहला। मान इसमें रो का संख्या और कॉलम का संख्या और अगला मैट्रिक्स में रो और कॉलम का संख्या दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इक्वल होने का मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन। अगर ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तो हम दो मैट्रिक्स का बराबर होने का बात नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर सेम होना चाहिए और साथ ही साथ एंड Aij बराबर Bij, इसका मतलब क्या हुआ? A11 अगर Ij तो Ij की जगह पर यहाँ A11 लिए हैं, A11 बराबर B11, A12 का वैल्यू B12, A13 का वैल्यू B13। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट मींस corresponding elements are equal, मतलब सेम पोजीशन का एलिमेंट आपका बराबर होना चाहिए। बोले सर ये पता नहीं चल रहा सर, ऐसे देखिए इस पर क्वेश्चन बता देते हैं। इधर बाबू एलिमेंट्री में 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर। ये खाली बोर्ड का टॉपिक है, ओनली बोर्ड या फिर स्टेट लेवल, ये जेएनएससी सब कवर नहीं होगा। स्टेट लेवल एग्जाम में आएगा, ये सब भी आप मेंशन करते जाइएगा पूरा बोर्ड सिलेबस में। ये जो सिर्फ टॉपिक है बोर्ड में आएगा और स्टेट लेवल एग्जाम में आएगा, बाकी कोई मतलब जेएनएस में नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत आसान टॉपिक है। देखिए जो आसान टॉपिक होता है बोर्ड का होता है, जो अच्छा टॉपिक होता है वो बोर्ड का होता है, जेएनएस का होता है। ठीक है, देखिए 8 नंबर मिला बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ऐसा क्वेश्चन है बाबू, फाइंड x y a एंड b, x y a एंड b। ये इफ 1 नंबर बाबू ऐसा दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है बाबू 2x माइनस 3y, और यहाँ है बाबू a माइनस b, और ये है बाबू 3, ये 1 है बाबू, और ये x प्लस 4y है, और यहाँ है बाबू 3a प्लस 4b, और ये बाबू बराबर है 1 माइनस 2, और ये 3, और ये 1 6, और ये 29। देखिए एक क्वेश्चन इसी तरह का आता है। ये मैट्रिक्स एक दूसरा चीज है, मैट्रिक्स एक दूसरा चीज है। मैट्रिक्स है कर्नल ब्रैकेट में है, इसका ऑर्डर थोड़ा सा गुनगुनाइएगा। इसका ऑर्डर 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 रो और 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो कितना ऑर्डर है बाबू? 2 into 3 ऑर्डर का है। इसका भी ऑर्डर बताइए। ये भी इसमें 2 रो और 3 कॉलम है तो 2 into 3 ऑर्डर का है।
इसमें रो और कॉलम का संख्या और उसमें रो और कॉलम का संख्या बराबर है कि नहीं है? बराबर है, इसलिए इक्वल होने का बात चल रहा है। अगर बराबर नहीं होता ये इक्वल होने का बात भी नहीं चलता। तो दो मैट्रिक्स बराबर होने के लिए सबसे पहले ऑर्डर बराबर है दोनों का। और दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो क्या यहाँ लिखा हुआ ए आई जे और बी आई जे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, मान लेते हैं कि आपको हम यहाँ पर मैट्रिक्स को बनाए, यहाँ पर एलिमेंट रख दिए, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, एक रो 3 कॉलम है। अब इधर भी कोई मैट्रिक्स बनाए, अब ये दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो यहाँ पर वाला एलिमेंट A11 वो डब्बा जो रखा हुआ है इक्वल B11, यहाँ का यहाँ से ई पोजीशन का एलिमेंट और उसका वो पोजीशन का एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। A11 यहाँ B11, माने पहला मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स का पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है और पहला मैट्रिक्स का पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। B12 पहला मैट्रिक्स में पहला रो दूसरा कॉलम का यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ सेम पोजीशन का एलिमेंट बराबर होना चाहिए। यहाँ जो पेन रखे हैं यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ के साथ बराबर होना चाहिए, मतलब सेम पोजीशन का एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स में बराबर होना चाहिए। सबसे पहले ऑर्डर बराबर होना चाहिए, सबसे पहला ऑर्डर बराबर होना चाहिए और सेम पोजीशन का एलिमेंट, सेम पोजीशन समझते हैं ना, जैसे यहाँ पर A11 है, ये वाला मैट्रिक्स में B11, A12 यहाँ वाला A13 यहाँ वाला, तो यहाँ पर आगे यहाँ वाला यहाँ के साथ होना चाहिए, यहाँ वाला यहाँ के साथ, माने सेम पोजीशन का एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए बाबू? इक्वल होना चाहिए और साथ ही साथ ऑर्डर भी बराबर होना चाहिए। ये तो दोनों सेम ऑर्डर का ही है और ये क्वेश्चन में लिख दिया है कि ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो आप x y a भी निकालिए, देखिए x है y है ये भी निकालिए, है ना बाबू? देखिए तो सबसे पहले x से y निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए ई वाला A11 का पोजीशन कितना है? 2x - 3y, और सेम पोजीशन का एलिमेंट 1 है, अब वो दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो दिक्कत होगा पूछिएगा भी। देखिए ये दोनों बराबर है तो देयरफॉर ऐसा लिखेंगे 2x - 3y का वैल्यू इस पोजीशन का एलिमेंट अगला मैट्रिक्स में सेम पोजीशन का एलिमेंट बराबर होना चाहिए। यहाँ इसका वैल्यू कितना होना चाहिए बाबू? 1। कोई दिक्कत है बाबू? नहीं। अब देखिए यहाँ 1 कांस्टेंट है, यहाँ 1 कांस्टेंट तो बराबर है, ये तो वहाँ से कुछ मिलेगा नहीं। हमको x y निकालना है तो जहाँ जहाँ पर x y है उसको खाली चूज करेंगे। तो x y में एक इक्वेशन आ गया है और कहाँ x y है? x y और कहाँ है? x + 4y, यहाँ का पोजीशन का एलिमेंट यहाँ वाला पोजीशन का एलिमेंट बराबर होना चाहिए। बहुत आसान, बच्चा जैसा है, ठीक है, इसको 4 क्लास का बच्चा जैसा बता दे समझ जाएगा वो, लेकिन ऐसा पूरा मैट्रिक्स में होगा। कुछ टॉपिक को छोड़ करके सब टॉपिक ऐसा नहीं है, कुछ टॉपिक इसमें भी है, लेकिन ये मेजर इसका जो टॉपिक है बहुत आसान है। ये दोनों कहाँ से आगे समझ में आया बाबू? ये दोनों कहाँ से आगे समझ में आया? आगे ये दो इक्वेशन x y में है और x y निकाल लेते हैं, तब ये भी पर बात करेंगे। ये पहला इक्वेशन को हम ओवरऑल में 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो वैल्यू निकालने इसको रो नहीं सकता है, तो कैसे निकलेगा बताइए तो? है बाबू, इसमें ऐसा कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं 1 माइनस इक्वेशन 2 में 2 से ना, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2x होगा, ऊपर में 2x है तो घटावेंगे तो 2x कट जाएगा। ये सबसे निकाल लेते हो बाबू। चलिए तो यहाँ से आपका 2x - 3y बराबर 1, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2x + 1y बराबर 6 गुना 12। और ये बाबू घटाने से घटा रहे हैं, ये घटाने से क्या होगा वो कैंसिल हो गया, -8 हो गया -3y -11y, इधर भी -11 ना देगा बाबू, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 11 से 11 भी कट जाएगा, तो y बराबर कितना है बाबू? 1। और y का वैल्यू डाल दीजिए बाबू 14, 2 में डाल दीजिए। हाँ बाबू, तो y का वैल्यू 1 डालेंगे तो y का वैल्यू हम 1 डालेंगे बाबू, ये x + 4 गुना 1 बराबर 6, 4 उधर 4 गुना 1 4 उधर जाकर घट जाएगा, x बराबर 6 - 4 कितना है बाबू? 2 आ गया, x y आ गया। बोले सर x y तो आ गया, a और b कैसे निकालिएगा? कुछ नहीं, जहाँ पर a और b है उसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं। तो a और b देखिए यहाँ है बाबू, इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए बाबू? -2। बच्चा जैसा दम, बच्चा जैसा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा इसमें कोई बच्चा होगा ही जिसे समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक को छोड़ करके, लेकिन पहला में उसको ऐसा टॉपिक नहीं है, खाली थोड़ा सा आपको गुना में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। इसके अलावा ऑल्सो लेते हैं, ऑल्सो मैंने इसके साथ साथ और भी a - b का वैल्यू -2 का इसको 3 मान लेते हैं। एक और a और b कहाँ है बाबू? कहाँ से मिलेगा?
3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b का वैल्यू 29 के बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत बाबू नहीं। तो ऑल्सो ये 3a और ये प्लस 4b का वैल्यू ये बाबू आपका 29 के बराबर होना चाहिए। अब ये इसको अप्लाई कर देते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? इक्वेशन 3 में 4 से गुना कर दें, 4 4 जोड़ने से कुछ भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बच्चा का चीज है। और जोड़ देते हैं बाबू 4 को। यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो 4a माइनस 4b और यहाँ 4 से गुना तो -8 और यहाँ पर होगा बाबू 3a और प्लस 4b बराबर 29। ये बाबू कट जाएगा, 4 और 3 7 और यहाँ पर बाबू कितना बचे बाबू? 21 8 29 होता है बाबू 21। तो 21 आ जाएगा बाबू। यहाँ से a बराबर 3 हो जाएगा ना। यहाँ से आपको आ जाएगा बाबू a बराबर 3 और a बराबर 3 आप डाल दीजिए 14 3 में डाल दीजिए। तो यहाँ से a बराबर 3 डालेंगे तो 3 माइनस b बराबर -2 तो b होने चल जाएगा। अब वो इधर आ जाएगा तो 3 प्लस 2 बराबर b। यहाँ से बाबू b बराबर आपका 5 भारी है। तो दो मैट्रिक्स बराबर तब होता है जब आपका ऑर्डर सेम होता है सबसे पहला और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग मतलब समझ में आ रहा है? सेम पोजीशन का एलिमेंट, सेम सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं? दो मैट्रिक्स को घटाते कैसे? जोड़ और घटाओ दो मैट्रिक्स का। देखिए सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू, जादू यहाँ पर दो मैट्रिक्स को जोड़ना है चाहे दो मैट्रिक्स को हटाना, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए बाबू? सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। अगर ऑर्डर अगर अलग अलग हो गया तो हम दो मैट्रिक्स को जोड़ घटा नहीं सकते हैं, ठीक है? सेम ऑर्डर मैट्रिक्स A बराबर Aij मैट्रिक्स का एलिमेंट है ना? यस सर। ये m गुना n ऑर्डर है। और B बराबर Bij मैट्रिक्स का एलिमेंट है। ये भी कितना ऑर्डर का है? m into n। तो देखिए ये दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं है? जितना ऑर्डर का A है उतना ही ऑर्डर का B है। तो जोड़ने के लिए सम A प्लस B बराबर Aij प्लस Bij। इसका मतलब क्या हुआ? Aij प्लस Bij का मतलब क्या होगा? अगर i j के जगह पर यहाँ A11 लीजिएगा तो A11 में B11 जुटेगा, A12 में B12 जुटेगा, A13 में B13 जुटेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ये मैट्रिक्स A मैट्रिक्स को जोड़ना है सेम ऑर्डर का। यहाँ पर डब्बा रखे थे और अब यहाँ पर पेन रखे थे, फिर डब्बा को पेन के साथ जोड़ दीजिए। यहाँ बीच वाला एलिमेंट वहाँ बीच वाले एलिमेंट के साथ जोड़ दीजिए, इसका किनारे वाला एलिमेंट किनारे वाले साथ जोड़ दीजिए। मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दीजिए और घटाना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा दीजिए। बच्चा जैसा बच्चा 4 क्लास के बच्चा को बता दें तो समझ जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल के तौर पर a बराबर इसमें स्क्वायर को कोई मतलब नहीं, खाली ऑर्डर से होना चाहिए 308 और एंड b बराबर को मैट्रिक्स है बाबू ये 4 0 7 -2 3 और 1। तो देन a प्लस b। देखिए दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर सेम है। अब जोड़ना है कि 2 में 4 जुटेगा, बच्चा जैसा सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दी, 2 में 4 जुटेगा 6 हो जाएगा। 3 में 0 जुटेगा तो 3 में 0 जुटेगा तो 3 ही रह जाएगा। 0 है वहाँ 7 है तो 0 में 7 जुटेगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ 3 है जुटेगा जरूर लेकिन -2 है तो 3 में -2 जुटेगा तो 1 आ जाएगा। 0 में 3 जुटेगा तो 3 हो जाएगा, 8 में 1 जुटेगा तो बच्चा जैसा हो। बच्चों को बता दें समझ घटाना रहेगा तो खाली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा देंगे। तो जोड़ घटाव भारी चाहिए बाबू नहीं। तो ये दो मैट्रिक्स का जोड़ और घटाव हो गया, इसके बाद थोड़ा सा गुना बच गया। अगर अभी